by seizing the opportunity of delving into these discussions under Rule 342, I would like to highlight some of the important issues because most of the issues have already been covered here over the long discussions. Sir, I feel very sad and depressed of observing the attitude of this ruling dispensation. See, the intent and purpose of bringing this kind of white paper simply not convincing. It is nothing but a sheer concoction. Rather, it can be said that a granary of concoctions and a mountain of lies presented before us. What is the need of it? I do not know. If the government or the ruling dispensation is enthusiastic enough to exercise the vilification campaign and indulge into the competitive abusive languages against the opposition parties, that is up to them. That is up to the virtue of the ruling dispensation. I cannot offer any homilies upon them because they are all well experienced, well educated, well erudite persons. But at the fag end of this session, this kind of white paper, only with an objective to tarnish the 10 years of UPA government, does not catch much eyes. It is nothing but an electoral manifesto with an objective of scoring electoral brownie point that has prompted you to bring this kind of white paper. Sir, Rome was not built in a day. We must keep in mind. आप या हम जो भी हो यहाँ कभी माँ के गर्भ में धारण किए थे, अपना अपना माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद अगर हम लोग सारे अतीत को अस्वीकार करें, नकारते, तो लोग क्या कहेंगे? अतीत को भूलना नहीं चाहिए। मैं बताता हूं। आपने जरूर कुछ कमाया होंगे, लेकिन आपने जो कुछ कमाया उसमें घमंड ना कर, क्योंकि ये जो शतरंज की पारी है ना, शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे दोनों को डिब्बे में रख दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग घमंडी नहीं करते, आप घमंडिया बन चुके हैं। अच्छा, हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू, ये सबको गाली देने में क्या फायदा है हमें? बताइए तो। वो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में, वो लोग नहीं है दुनिया में। ये परिवार को दिन रात गाली दे जाते हैं। ये सदन की लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह में गाली गाली गाली। क्या इसको क्या हमारा मकसद क्या रहे? अब आप simply we need to have an introspection into। अब बुरा ना माने मेरे बात पे, हम कौन सा परंपरा को अपनाते हैं, कौन सा शिष्टाचार को अपनाते हैं,
ये मैं सोच रहा हूं आपसे, ये मैं साझा करना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए तो इंदिरा गांधी शहीद होने की 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान की थी, इवन आई डाइड इन द सर्विस ऑफ द नेशन, आई वुड बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई एम श्योर दैट एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड will contribute to the growth of the nation and to make it strong and dynamic. क्या गलत है? बताइए तो। मौत होने की 2 दिन पहले ये कहती है, बांग्लादेश बनाई, छाती पे गोली ली, शहादत ली। कौन सा पैसा कमाई उन्होंने? कितने करोड़ की मालिक थी? कितने पैसा कमाए बताओ आप लोग। सरकार में है 10 साल, अटल बिहारी जी की सरकार में 6 साल। कभी बता सकते कि आप लोग कि इतना पैसा कमाई इंदिरा गांधी ने? बताइए। अच्छा, राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गई एंड ही वाज वर्चुअली ब्लोन टू पीसेस, आतंकवाद ने मारा। गाली दे रहे हैं आप लोग। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार को पालन करें तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे ने क्या कहेंगे हमें? ये आपको कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो नेहरू को गाली देता है ना, मैं नेहरू की एक बात आपको बताते हैं। देखिए 1954 21 जून, नेहरू जी की एक बात बताते हैं आप लोगों को। अबाउट 10 years बिफोर ही पास्ड अवे, नेहरू पेन्ड हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नेहरू जी की अंतिम विल और अंतिम चाहत को क्या थी जानते हैं? बताता हूं मैं। वो ये कहते थे, विल करके लिख दिया गया था, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। मौत होने के बाद इलाहाबाद में जाकर हमारे एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जन देना। टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, समुद्र में चले जाएगी। दैट वॉशेस इंडिया सोल, सारे देश की हमारा जो तट है, ये तट को जो धोते हैं उससे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस बी कैरेड हाई अप इनटू द एयर, कुछ अस्थि ऊपर में ले जाना। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, ऊपर से छिड़क देना। ओवर द फील्ड्स, जमीन पे, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां हमारा देश की किसान मेहनत करते हैं, टॉयल, सो दैट दे मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा जो अस्थि आसमान से छोड़ के देना, जमीन पे गिरेगी, जहां हमारा किसान मेहनत करते हैं, हमारे किसान जहां मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिट जाना चाहते हैं। हमारा कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। अच्छा, ये कोई अन्याय किया? ये भावना के चलते आज अगर हम लोग उनके गाली दे तो ये शोभा देगी? आप बताइए तो, आप बताइए, आप अपने दिल से पूछिए। श्वेत पत्र पर विषय रख दें, व्हाइट पेपर पर अपना एड्रेस कर। सर, आप अगर मुझे ब्लैक पेपर ऑन रिकॉर्ड रखने की मौका दे तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड अगर जमा करने की मौका दे, ब्लैक पेपर। आप तो बोल, अच्छा, जो बोलना तो बोल, 2-4 मिनट बोलने दीजिए सर जी। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए हम आज ये जगह आके पहुंचे, ऐसा नहीं। आजादी की जंग लड़ने पड़ी, लाखों की तादाद में लोगों को जेल जानी पड़ी, शहादत लेने पड़ी, तब ना ही आप आजादी मिली, तब नहीं आप पहुंचे। आजादी की पहले हमारा वोट देने के अधिकार नहीं थे। अगर वोट देने का अधिकार हमें नहीं मिलते तो आपका नेता हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और हमको यह नुमाइंदे बन के भी नहीं आ पाते। तो उसको भी तो सराहना करना चाहिए था, है कि नहीं? बताइए। हम तो गद्दार नहीं होना चाहिए। हमें कोई हमारे लिए कुछ किया और उनसे हम गद्दारी कर, उनको ना माने, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, सुन लीजिए। अच्छा, 1947-48 में, हाँ ये सही है कि आजादी की जंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शहीद हुई थी, जिनको हम नेशनल आइकॉन मानते हैं।
तो आप लोग क्या करते हैं? पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, पॉलिटिक्स ऑफ कोऑप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ नार्सिसिज्म, ये आपका तरीका है। अच्छा, 1947-48 साल में हमारा देश में पर कैपिटा इनकम क्या थी जानते हैं? 247 रुपीज। मान के चलिए धीरे 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 2011-12 साल जब आके पहुंचा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते आ गया 64,361 रुपया। पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 65% इन 1956, 1956 साल में 65% लोगों को खाना नहीं मिलते थे। 11-12 साल में आते आते गिरते गिरते आ गया 21.9% पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु हमारा जब आजाद हुई थी हमारा आयु थी 32 साल और 2011 साल में आयु बढ़ते 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 आ गया 67 साल, 67 ईयर्स। लिटरेसी रेट 1951 मतलब 1951 में हमारे देश में लिटरेसी रेट थी 12%, 2011 साल में आ गया 73%। तो ये तो हम ये अगर कहें कि 2011 साल में 73% थे, आपको फर्ज है इसको और बढ़ाना। आगे जो सरकार आएगी उसका भी फर्ज होगी उसके और आगे बढ़ाना। कभी हम रेडियो देखते थे, अब इंटरनेट देखते हैं, अभी इंटरनेट देखते हैं, कभी एआई की छत चलेंगे, रोबोटिक्स चलते हैं। अभी आज हम समय घंटा दिन रात में हम विभाजन करते हैं, ऐसा समय आ सकते कि डिजिटली ये विभाजन होगी, ये दिन भी नहीं रहेगी, रात भी नहीं रहेगी, घंटे भी नहीं रह सकते। तो बदलना ये तो दुनिया के नियम होते हैं। तो इसके लिए हमारे प्रीडिसेसर को गाली देना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कल या 10 साल बाद आपको सत्ता में नहीं रहे, आप उस समय अगर सत्ता से जाने के बाद अगर हमारी तरफ से अगर और कोई दूसरे पार्टी सत्ता पे आए, उसकी तरफ से अगर एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, आपको अच्छा लगेगी? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए कभी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये कोई ना कोई, मान लीजिए आपका पिताजी जो काम किए हैं, अब बड़ा बेटा होने की नाते आपको और ज्यादा काम करने पड़ेगा, आपके बेटा और आगे जाएगी। ये तो नियम है, ये नियमों की परंपरा हमें मानना पड़ेगा। देखिए अग्रवाल साहब So the UPA government established the Right to Education Act in 2009, ensuring education as a fundamental right for every child. Famine is now eradicated, with India achieving self-sufficiency in food grain production and becoming a significant agricultural exporter. National Food Security Act implemented by UPA government ensures the right to food for every individual. अगर सही बात बताऊं तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, वादा खिलाफी सरकार है। इसलिए वादा खिलाफी है, अच्छे दिन लाएंगे वादा किए थे, 15 लाख रुपया जेब में भर देंगे वादा किए थे, याद करो। अच्छा 2 करोड़ नौकरी देगी वादा किए थे, किसानों की डबल इनकम करा देंगे वादा किए थे, C2 प्लस 50% किया था ना, डिमोनेटाइजेशन और काले धन नहीं रहेगी वादा किए थे। एक साबित हुए हैं आज तक, एक सत्य हुए हैं? आप बताइए। हम फिनांस मिनिस्टर जी है मैडम निर्मला सीतारामन जी को पूछिए, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। उस समय नकदी का प्रचलन था 16 लाख करोड़, अभी नकदी का प्रचलन बढ़ते 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 34 लाख करोड़ आप पहुंचे। क्या बताओ, क्या कहोगे आप? यह आपका फेल्योर है, सरासर फेल्योर है। डिमोनेटाइजेशन के चलते 15 लाख लेबर को 4 महीने के अंदर नौकरी चली गई। आपका हाफ हार्टेड जीएसटी 800-900 बार हो चुके हैं, कानून बदलते बदलते अब चलते हैं। ये हाफ हार्टेड थी। ये India's infrastructure has grown remarkably since independence.
including extensive rail and road networks connecting numerous villages and towns with electricity and all weather roads. India leads in mobile subscription globally thanks to the telecom revolution initiated by Prime Minister Rajiv Gandhi. ये सही है गलत? ये सही है गलत बताइए? अच्छा, ये पंचायत राज किसने लाए थे देश में? ये पंचायत राज किसने लाए थे देश में? The Congress believes that inclusive governance is crucial for inclusive growth. Mahatma Gandhi envisioned Panchayat Raj as the cornerstone of our democracy. In 1959, Prime Minister Jawaharlal Nehru launched nationwide Panchayat Raj in Nagaur, Rajasthan. On Gandhi Jayanti, Prime Minister let Rajiv Gandhi emphasize the need for constitutional recognition and empowerment of Panchayat Raj. It was implemented by another stalwart of our political permanent, प्लीज late पेपर पे बात कर Narasimha Rao. वाइट पेपर 2004 से 2014 में जो आपने कारनामा Through the किया है, 73rd उसके and बाद में white 74th paper है। constitution amendment, ऐसे तो कांग्रेस का we समय now have समाप्त हो nearly गया है। 32 lakh grassroots elected representatives, including around 14 lakh women, making India the world's most representative democracy. ये IIT, IIM, ये कौन सा किसका सोच थी बताइए? एजुकेशन में अगर हम लोग तरक्की ना करते तो आज डिजिटल इंडिया की सपना देख सकते? ये लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हरित क्रांति किसने लाई बताइए? आज हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। ये हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाई? कांग्रेस की जमाने में और स्वामीनाथन की योगदान, ये हरा क्रांति सफल किया। ये कोई अस्वीकार कर सकता? कंक्लूड करें। सर क्या कंक्लूड करे सर? मैडम सीतारामन जी तो इतने सारे भाषण दे चुके हैं। मैं सिर्फ सीतारामन जी से कहना चाहते कि आपने बहुत सारे स्कैम की बात किए हैं। मैं सर 2-4 मुद्दा उठाऊंगा इसमें, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी, ये सीतारामन जी ये कोल इंपोर्ट स्कैम की बात आप करते थे ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे कोल मिनिस्ट्री में इतने सारे काम होते हैं कि इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं, और उल्टी तरफ कोल इंपोर्ट करना पड़ते हैं। किसके लिए कोल इंपोर्ट करना पड़ता है? इसमें एक घोटाला है, इसको कहते हैं कि कोल इंपोर्ट स्कैम। द कोल इंपोर्ट स्कैंडल स्टेमिंग फ्रॉम December 2021 on Carmichael coal mine in Australia. Despite its global environmental notoriety, the project secured significant loans, including from the State Bank of India. ओके The Modi government instructed public sector entities ओके like NTPC, ये विषय आ DVC गया to procure coal, purportedly contributing to a power shortage of April 2022. सर मैं और एक घोटाले की बात करते हैं, सीतारामन जी जवाब देगी। उसका नाम है विजय माल्या लोन डिफॉल्ट। 10,000 करोड़ 10,000 को लूट के 2016 में ये भागे। Despite assurances from the Prime Minister, Finance Minister हमें वादा किया था। Despite assurances from the Finance Minister to bring him back, no action has been taken. 2012 में विजय माल्या को इन्होंने लोन दिया था सर। and IDBI are owed more इन्होंने than दिया था लोन। 10,000 crores by Kingfisher इन्होंने बताया Airlines. सर। ओके ओके कंक्लूड करें माननीय सर सर बिल्कुल खत्म की कागर पे है सर। अच्छा दूसरे बात सर और 5 मिनट सर। अच्छा विजय माल्या के बाद आ गया नीरव मोदी, मेहुल चोकसी एंड PNB स्कैम। अच्छा इसके बाद आ गया जतिन मेहता एंड विंसम डायमंड स्कैम। उसके बाद आ गया कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टारलिंग बायोटेक लिमिटेड स्कैम। सबको पता है। उसके बाद आ गए रोटोमैक पेन फ्रॉड स्कैम। उसके बाद आ गए ICCI वीडियोकॉन फ्रॉड स्कैम। तो इतने सारे स्कैम लेकर
आप किस पे दोषारोप करते हैं? अच्छा इसके पहले, अच्छा ये भी है, इसके पहले भी स्कैम की बात सुना करो। ओके यूटीआई सर, यूटीआई यूएस 64 स्कीम एक घोटाला। माननीय किलोनी प्लीज। सर हो गया, किलोनी कोल स्कैम सर 2 मिनट तो मतलब 2 मिनट। किलोनी कोल स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम, इंडिया बराक 1 मिसाइल डील, तहल का स्टिंग ऑपरेशन स्कैंडल। भूल गया क्या एन के प्रेमचंदन जी? सर? उस समय हम भी उस समय सदन में थे। कॉफिन कैट स्कैम भूल गया क्या? मैंने साहब सबको एक छोटा सा सलाह दूंगा, ब्लास्ट जो भी करें हम समाज में सोशल स्टेबिलिटी बरकरार रखना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते समाज में विभाजन करते हुए। 20 करोड़ मुसलमानों को आप धकेलते हुए, समाज से निकालते हुए देश की तरक्की नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल स्टेबिलिटी, सोशल कोहेशन, सोशल पीस, these are the fundamental condition for the growth of an economy। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। कोई कहता है कि राधा की चुनरी बेगम सलमा ने सीती है। मैंने सुना है रफी साहब महफिल में रघुपति राघव गाता था। मैंने सुना है पंडित प्रेमचंद ईदगाह बच्चों को सुनाता था। ये देश को आप बनाता है।